नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ऊंची ऊंची इमारतों से सजा ये शहर मुंबई दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में इसका शुमार होता है। पर न जाने क्यों ये शहर महिलाओं के लिए हमेशा से बेहद सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन कुछ हादसे हमारे भरोसे की बुनियाद हिला देते हैं। जिंदगी से बेतहाशा धड़के इन शहरों में आंखों के सामने से गुजरते दृश्य और अनजाने में सुने गए अल्फाज अपने अंदर न जाने क्या क्या रहस्य छिपाए रहते हैं। पर सच तो यह है कि बहुत कुछ होता रहता है इन भागते दौड़ते शहरों में, लेकिन पता तब चलता है जब घटनाएं अखबार की सुर्खियां बनकर आंखों में चुभने लगती। साल 2014 में मुंबई शहर में घटी चंद घटनाओं ने न सिर्फ मुंबई की बल्कि पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। यह एक ऐसा हादसा था जिसने मुंबई की सेफ इमेज पर सवालिया निशान लगा दिया था। एक तरफ पैसा, पावर और आमची मुंबई पर गर्व करने वालों को शर्मिंदा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत को भी कलंकित कर दिया था। क्या रे, मस्त तेरा हाथ चलता है, एकदम मशीन के माफिक। हाँ, कोई फायदा नहीं। अपन 200 जनों का खाना बनाते हैं और पगार कितना मिलता है? सिर्फ 5,000 रुपए। सुनना, अरे तेरा कितना काम बाकी है, थोड़ा जल्दी करना इसको, फिर अपन साथ में लंच करेंगे ना। पीछे हटना, तेरे को पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है और मेरे पैर पे भी चोट लगी हुई है। ये विकास, क्या चल रहा है? तू अपना आशिकी ना बाहर जाके करने का, कितना काम पड़ा हुआ है, ग्राहक आकर बाहर बैठा हुआ है। हाँ। वो मैं क्या बोल रहा था कि तू और मैं मैं और तू, हाँ बोलना। अपन के दिल में कुछ है तेरे लिए। हाँ तो फिर मेरे को क्या बोल रहे हैं? मेरी आई को बोलना। क्या? अरे तू पागल हो गई क्या? मैं तेरी आई को बोलूंगा आई लव यू। क्या तेरे को बोला ना ये सब नहीं। क्या तू भी स्नेहा, अरे बचपन से जानते हैं ना मेरे को, भरोसा नहीं मेरे पे? भरोसा है, लेकिन शादी से पहले कुछ नहीं। पहले तुम दोनों सेटल हो जाओ, फिर शादी। तूने मेरे को बोला था ना कि तो भी जॉब के लिए अप्लाई किया। हाँ, कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर का काम है और इसने भी एक नई कंपनी में ही अप्लाई किया हुआ है। तो अच्छी बात है ना, पर पहले काम धंधा जमा लो, थोड़ा पैसा जमा करो, फिर शादी के बारे में सोचो। लेकिन आई, हम दोनों मिलजुल के चला लेंगे, क्यों स्नेहा? नहीं, आई सही बोलती है। पहले हम लोग सेटल होंगे, थोड़ा पैसा वैसा जमा करेंगे और फिर शादी करेंगे। ठीक, मेरे तो माँ बाप है नहीं, आई जैसा बोलेगी वैसा ही कर। आई, अगर कभी मेरा इंटरव्यू पास हो गया ना तो सीधा कैटरिंग का काम बंद और नया काम चालू। फिर तो हम पैसे वैसे जोड़ेंगे ना। मैं कार्ड दिखाती हूँ। अरे सुन, तूने जिधर अप्लाई किया वो कंपनी अच्छी है ना? हाँ, लेकिन आई कंपनी छोटी है, पगार बहुत अच्छी है। आई, अच्छा आई, कल मैं और विकास ना काम के बाद ना इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद महालक्ष्मी के मंदिर। तो आते वक्त थोड़ा सा देर हो जाएगा, चलेगा ना? देवी के दर्शन के लिए जा रही है ना, जा जा, पर सुन थोड़ा जल्दी आना, काजी मत करना तुझे। हाँ आई। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है, बस ये नौकरी मिल जाए, इसलिए जाते जाते ना महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे और फिर तुरंत घर। आई ने बोला है जल्दी आ। हाँ पता है मुझे आई ने क्या बोला है। आई ने तेरे को बोला जल्दी घर जाने का, है ना? अरे 7वीं बार बोल रही है तू। आई को फिक्र होती है इसलिए बोल रही हूँ। मालूम है तेरे आई को फिक्र होती है। स्नेहा, मुझे लग रहा है ना स्टेट स्कूल के पुराने। तेरे को बोला था देख के चलने का। बहुत दर्द हो रहा है।
घर चलते हैं, मंदिर कभी और आएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक, चल चल। अरे स्नेहा, नहीं चला जा रहा, स्टेशन बहुत दूर है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? एक मिनट रुक जा। भाई साहब, ओ ये कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ यही मिल भट्टी जाता है, आ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक शॉर्टकट है, हम ऐसा निकलते हैं, चला जा। अच्छा बहुत देर दूर है, चला भी नहीं जाए। हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, बैठ जाए। बहुत दर्द हो रहा है। बस पास में स्टेशन, थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकलेंगे। ये जगह बहुत सुनसान है विकास, हम लोग ना यहाँ से चलते हैं, चलो। लेकिन स्नेहा, आखिर तू चल भी तो नहीं पा रही है ना, तो थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकल लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। वही स्नेहा पाएगा। हेलो हेलो मैडम, मैं स्नेहा जोशी की माँ बात कर रही हूँ। वो कल आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी ना? सॉरी मैडम, वो इंटरव्यू के बाद किधर गई मुझे नहीं पता। माधव जी, मैं स्नेहा की माँ बात कर रही हूँ। स्नेहा आई थी ना आपके पास कल? वो कल आई थी, लेकिन टाइम से थोड़ा जल्दी ही निकल गई थी। फिर कहाँ गई मुझे पता नहीं है। शायद कल रात से मेरी बेटी घर नहीं आई। मैंने हमारे सारे बस्ती वालों को, उसके सारे दोस्तों को, हमारे सारे रिश्तेदारों को फोन किया साहब, वो कहीं नहीं है। साहब वो केटरिंग कंपनी जहाँ पे वो काम करती है ना, वहाँ पे भी फोन किया मैंने, वो वहाँ आकर चली गई। वो बोल के गई थी एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, ये पता है इसका। यहाँ भी फोन किया साहब, यहाँ भी आके चली गई। वो कुछ पता ही नहीं है उसका। उसका मोबाइल नंबर? 98। ठीक है मैडम, हमने कंप्लीट नोट कर ली है, हम पता करते हैं। और हाँ, उसका कोई फोन आए या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले तो सीधा इधर आके बता। मुझे पूरी न शोधस है। हाँ शोधता हूँ। क्या रे विकास, आने की खबर तो दे देता, मैं तुझे स्टेशन लेने आ जाता। मेरे बेटा और चाहिए? नहीं नहीं, वो दरअसल मैं जल्दी में निकला तो सोचा कि दोस्त के घर पे जाता हूँ। अच्छा किया यहाँ चले आए, लेकिन सामान किधर है तुम्हारा? वो आंटी रास्ते में किसी ने मार लिया। ओ चल छोड़, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े तू पहन ले, हाथ मुंह धो, मैं इसको मैं पूरा वाला कमरा दिखा देता। चल चल।
स्नेहा जो से जहाँ काम कर रही थी वहीं से बोल रहा हूँ। कल वो यहाँ से जल्दी निकल गई थी। ठीक है, आज एक दिन रुकते हैं, अगर कल नहीं लौटते तो उसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। सुनना, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा, हेलो। आई कुछ है बेटा? स्नेहा, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ आई, बस थोड़ी सी बीमार हूँ। मला तुझी काळजी वाटते। कहाँ है तू? कुछ तो बोल अपने आई को। आई तू रो मत आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना आई विकास के साथ हूँ। स्नेहा, मैंने तो पुलिस में भी रिपोर्ट कर दिया है। पुलिस? नहीं आई, तू पुलिस को ये बोल कि मैं तुझे मिल गई हूँ। पुलिस को कुछ मत बताना। स्नेहा, हेलो। साहिब, अरे मैडम अभी तक आपकी बेटी का कोई पता नहीं चला। पता चलते ही आपको? नहीं साहब, वो मिल गई। मिल गई? किधर मिल गई? यही थी वो। ये आप ये केस प्लीज कैंसिल कर दीजिए। अरे मैडम ऐसे कैसे केस कैंसिल होगा? पहले आपकी लड़की को यहाँ थाने लेके आओ, पुलिस उसका बयान लेगी, उसके बाद केस कैंसिल होगा। ठीक है साहब। आ गई तुम्हारी बेटी? हाँ, वो काम पे गई है। अरे उसको बोलो एक बार आके थाने में शक्ल दिखा के जाए। बोलती हूँ उसको। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। क्या इसका तू बेटा? अरे कहाँ हो तुम लोग? ठीक है हम आते। विकास, अरे ओ विकास, चल पुराने दोस्तों से मिल के आते। बस एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। स्नेहा, मैं वो मनोज के साथ में बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर रहना। किसके साथ बात कर रहे थे? बात? कौन है अंदर? कोई नहीं। मैंने अभी सुनी आवाज। एक मिनट, ये लड़की कौन है? ये लड़की कब से रह रही है? तू कैसे जानता है इसको? मनोज, वो दरअसल हम दोनों ने भाग की शादी की थी, तो क्या? इसलिए उसको यहाँ पे छुपा के रखा। अरे लेकिन आंटी, मैं सब समझाता हूँ आपको। आप आओ ना। एक तरफ स्नेहा की माँ गायत्री स्नेहा के इस तरह अचानक गायब हो जाने से परेशान थी, और वहीं दूसरी तरफ वो स्नेहा भी किसी दर्द से जूझ रही थी, और इधर पुलिस भी मिसिंग कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए परेशान थी, और विकास भी अपने दोस्त और उसकी माँ से कुछ छिपा रहा था। लेकिन अब गायत्री स्नेहा की मिसिंग कंप्लेंट वापस क्यों लेना चाहती थी? आखिर माँ बेटी के बीच में क्या बातचीत हुई थी? पुलिस ने स्नेहा के बारे में 4-5 बार पूछताछ की, लेकिन क्यों गायत्री हर बार बहाना बनाकर टालती रही? क्या स्नेहा वाकई किसी मुसीबत में थी, या फिर अपनी मुसीबत को छुपाकर वो किसी और बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? तो आज कहाँ चलना है मैडम? नया असाइनमेंट दिया है बॉस ने, मुंबई के अनोखे स्ट्रक्चर्स कैप्चर करने का। पता है, लोगों को लगता है कि मुंबई में ना सिर्फ सीलिंग और गेटवे ऑफ इंडिया ही दिखते हैं,
मैं ना एकदम अलग तस्वीर दिखाना चाहती हूँ दुनिया को मुंबई की। भक्ति मिल्स एकदम अलग और यादगार बनाना चाहती हूँ। यस ऑफ कोर्स, यादगार तो होगा ही। मुझे मुंबई जाना है। क्या? आई से बात हुई है मेरी। स्नेहा, स्नेहा, कैसी है तू? ठीक तो है ना तू? कहाँ थी तू इतने दिन? आई मैं बताता हूँ ये सब। तू जा यहाँ से, जा अपने घर जा। चल, और ये बैग मुझे दे दे। उस रोज जब हम महालक्ष्मी मंदिर जा रहे थे ना आई, तो रास्ते में मेरे पैर पे चोट लग गई थी। तो याद है ना, वो जो चोट लगी थी उसके टांगे फूल गए और बहुत खून निकलने लगा। तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया मंदिर जाने का, और हम लोग वापस घर आ रहे थे और मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शॉर्टकट लेके घर जाते हैं। शॉर्टकट लेने के चक्कर में आई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या। सुन, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बस कल थाने जाएंगे और केस वापस ले लेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये समाज। ये है तुम्हारी बेटी। हो मैडम, वो केस वापस लेना था। अब तो ये आ गई ना। बेचारे केस फाइल्स दे दो। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो क्या पूछ रही? मैं कब से उसका फोन करूं, फोन उठा ही नहीं रही मेरा। एक मिनट, इधर आइए। तुम भी। नाम क्या है तुम्हारा? जी, विकास। क्या लगते हो उसके? तो दोस्त है मेरी। सच बोल रहा है ये? अभी 1 महीने से कहाँ थी तुम? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देखो, यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी तो नहीं। आप केस वापस लीजिए ना। 1 मिनट, मैं इससे बात करूं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पिछले 1 महीने से तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ थी तुम? किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? मारा? यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन जो कुछ हुआ वो सब बता दो। बोलो। अब बताओ, उस दिन हुआ क्या था? उस रोज जब हम लोग महालक्ष्मी मंदिर की तरफ जा रहे थे तो मेरे पैर में चोट लग गई थी और हम लोगों ने भक्ति मील वाले रास्ते से शॉर्टकट लिया रेलवे स्टेशन जाने के लिए।
ये विकास भी मेरी शक्ति था। भक्ति सर, घाटकोपर पुलिस स्टेशन में हमने इस केस के संबंध में एक 0 FIR दर्ज किया है, लेकिन जहां पर ये वारदात हुई वो भक्ति मिल्स आपके पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। ये रही केस की डिटेल्स। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं और विकास वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए थे। मैं ना ये रुमाल बांध देता हूँ, इससे तेरा खून बंद हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई? तुम लोगों को मालूम नहीं है प्राइवेट इलाका? हाँ हाँ, वो मालूम है, ये प्राइवेट इलाका है। तो दरअसल हम लोग महालक्ष्मी स्टेशन जा रहे थे, तो अचानक इसके पैर में चोट लगी, तो थोड़ी देर बैठ गए थे। तो ऐसे कैसे रुक गए? हाँ, प्राइवेट एरिया ही है, ये बाप का बगीचा नहीं है। बाप पे मत समझा ना। ए, क्या करेंगे? हाँ, तू इधर लड़की के साथ आया ना, टाइम पास भी किया तो भाड़ा कौन देगा? हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। विकास इधर आइए। ये दुपट्टा आपका? दुपट्टा के फॉरेंसिक टेस्ट साठी पाठवू। मोहिते, अगर ये दुपट्टा अभी तक यही है तो हो सकता है कि इस केस से जुड़े हुए कई सारे सबूत हमें यहाँ मिल सकते। चारों तरफ अच्छे तरीके से छान मार। सर, ये सारी चीजें कलेक्ट करो और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। सर, स्नेहा, साहब, वो घटना के बाद उन पांचों ने हम दोनों को इधर ही छोड़ दिया और फिर धमकी भी दी, और उसके बाद वो लोग उस रास्ते से निकल गए। सर, उन लड़कों का क्या करेंगे? आंख खींचेंगे। उन लड़के भक्ति मिल्स के आसपास के, अपने आदमियों को काम पे लगा। 22 तारीख को फोटो जर्नलिस्ट का केस भी आया था। हाँ सर। क्या कर रहे हो इधर? क्यों, क्या हुआ? वो केस क्राइम ब्रांच देख रही है। आई नो मोहिते, लेकिन एक ही जगह सिमिलर तरीका, सिमिलर वारदात। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन लड़कों में से एक भी हाथ में आ गया, जबान खींच के बाकी के नाम उगलवा लेंगे। क्राइम ब्रांच से भी इस केस की डिटेल्स शेयर। सर,
फोटो जर्नलिस्ट के मामले के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों सतर्क हो गए। इस केस की निंदा करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। इंसाफ के लिए आवाजें उठने लगी। पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। एक ही जगह पर एक जैसे दो जघन्य अपराधों ने सबको सकते में डाल दिया था। पुलिस के लिए इन दोनों केसेस को सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी, जहां शायद अपराधी एक ही थे, लेकिन पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस केस को हल करने के लिए दिन रात जुटी हुई थी। पर इतना तो तय था कि पुलिस का पाला शातिर मुजरिमों से पड़ा था। प्लीज लेडी। इस आदमी को बोल रहा था जाने को आई। मैं डॉक्टर से यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है? जी बुलाइए। चल आओ आओ, कोई डरने की बात नहीं, आओ जी। देखिए, इंसिडेंट को 1 महीना हो चुका है। शरीर पे इंजुरीज है, पर शारीरिक इंजुरी से ज्यादा मन को दिमाग को चोट लगी है। इसका साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन होना जरूरी है, उससे बहुत कुछ सामने है। ओके। वो लोग जब मैं आंख बंद करती हूँ ना, तो सब मेरे आंखों के सामने हाथ। किसी अबला औरत की अस्मिता पर हमला करना हत्या से भी जघन्य अपराध है। ऐसी घटनाओं में मेडिकल एग्जामिनेशन घटना के 24 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन स्नेहा के केस में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप को साबित करने के कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। लेकिन शारीरिक दुष्कर्म का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा औरत के दिल और दिमाग पर पड़ता है। अगर डॉक्टरी जुबान में कहें तो स्नेहा इस वक्त PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रस्त है। ऐसे में इंसान हर पल अपने आप को लाचार, बेबस और हारा हुआ समझता है, डिप्रेसिव और हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट की टीम ने अपनी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी और क्राइम ब्रांच ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले की बागडोर संभाल ली थी। वो पांच उनमें से 16-17 साल का लड़का था शायद। शक्ल से वो सब ना गुड्डे थे। और उसके बाद कैबिन को लेकर जाइए। भक्ति मिल के पास में डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए जितने भी लड़के हैं सब बोलो। पीड़ित लड़की सिर्फ एक लड़के का स्केच बनवा पाई थी। पुलिस ने भक्ति मिल्स के 2 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 150 लड़कों को टटोला और उनकी दिन रात की कोशिश से उन्हें आखिर कामयाबी मिल ही गई। चलो भाई, चल जल्दी। भाई 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 एक कुछ काम है, मुझे कुछ काम याद आया अभी। आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा।
सब मैं कब भाग रहा था, मैं तो घर जा रहा हूँ। चल थाने बात कर ली। सब हुआ क्या है? चल चल ले चलो। बेटे सच नहीं बोलेगा तो क्या होगा पता है? जैसा जो लड़के थे उनका कुछ हो ना, लेकिन तू लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। चल बैठ जा। जिस लड़की के साथ तुम लोगों ने वो कांड किया ना, उसके साथ एक लड़का भी था। उसको अभी यहाँ बुलाऊंगा, वो तेरी पहचान करेगा, बात खत्म। तू जाएगा अंदर, बाकी चारों को ढूंढने की मेहनत कौन करेगा? वही थे, लड़के को बुला। यस सर। सब बताता हूँ सब 4 लोग थे। एजाज, वजीर, पंकज और सब आमिर और तू। हाँ साहब मैं था, पर साहब पिछली बार मैं नहीं था, पिछली बार टिल्लू था। मैंने कोई काम नहीं किया पिछली बार। मतलब पिछली बार किसके साथ कांड किया? साहब वो जो टीवी पे आ रही है ना, वो अखबार वाली लड़की, उसके साथ उन चारों ने कांड किया था। एजाज, वजीर, पंकज, आमिर और टिल्लू। मैं नहीं था, मैं पिछली बार नहीं था, मैं सिर्फ एक फोटो जर्नलिस्ट अपने ऑफिस के असाइनमेंट के संबंध में अपने एक मेल सहकर्मी के साथ इसी भक्ति मिल में गई थी और इसी तरह 5 लोगों ने, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था, उसके साथ बलात्कार किया। बाद में इस केस को लेकर मीडिया और लोगों में जबरदस्त जन आक्रोश हुआ और इस केस को सेनापति बापट मार्ग पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उस घटना में क्राइम ब्रांच के हाथ अब तक कोई आरोपी नहीं लगा था। दोनों केसेस में फर्क सिर्फ इतना ही है कि स्नेहा शहर छोड़कर बिलासपुर चली गई और उसका केस 1 महीने के बाद दायर हुआ, जबकि फोटो जर्नलिस्ट के मामले में घटना के अगले दिन से ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के हाथ अब आरोपी सनी लगा तो एक बेहद जटिल और संगीन सीरियल क्राइम की गुत्थी खुलने वाली थी। कल फोटो जर्नलिस्ट केस में इन्वॉल्व हमने एक लड़के को उठाया, जिसका नाम है टिल्लू। इसने वो सारे नाम बताए जो आपने बताए थे, वजीर, एजाज, आमिर, अलबत्ता इसने एक नया नाम बताया, पंकज। और ये पंकज जो है उस गैंग रेप में इन्वॉल्व है। जफर साहब मुझे लगता है कि उस मिल में कोई रैकेट है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक रैकेट ही है। ये कमीने वहां घात लगा के बैठते हैं और आने जाने वाली लड़कियों का शिकार करते हैं। सर पूरा मीडिया और पब्लिक पुलिस के पीछे हाथ धो के पड़ी है इस वक्त। शरद, वो तुम देखते जाओ इन कमीनों के साथ हम क्या करते हैं। सलाम साहब, अफजल बोल रहा हूँ। बोलो अफजल, क्या खबर है? एजाज दिल्ली से आ गया साहब, जरीमारी खोली में। तेरा नाम एजाज? हाँ? अरे क्या हुआ साहब? साहब अरे हाँ साहब, मैं मुमरा से बोल रहा हूँ। वो वजीर शेख है ना, जिसका टीवी पे न्यूज़ आया था, उसको मैंने देखा है उसकी खोली पे जाते हुए। वो ऑरेंज टी शर्ट वाला लड़का और जिसने ब्लैक पैंट ग्रे शर्ट पहनी है, वो वाला लड़का। हाँ सर, वही दोनों है, बाकी इनमें से कोई नहीं है। सर ये दोनों फोटो जर्नलिस्ट वाले केस में भी इन्वॉल्व थे। 3 मिलने अभी और बाकी है। उस रात बिलासपुर जाने के लिए विकास ने अपने मालिक से 1500 रुपए लिए थे। बिलासपुर में उसका दोस्त मनोज, उसकी मां सुमन, ये दोनों के बयान हमारे पास में है और ये दोनों बयान साबित करते हैं कि डर और बदनामी की वजह से ये दोनों मुंबई से बिलासपुर गए। जी सर। और हाँ, फोटो जर्नलिस्ट के केस को टीवी पे देखने के बाद और अपनी मां गायत्री के लगातार मुंबई आकर मिसिंग कंप्लेंट विड्रॉ करने के जिद से स्नेहा मुंबई आ गई और यहाँ आकर पीएसआई नम्रता के सामने उसने अपनी आपबीती सुनाई। सर गायनाकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बयान से भी इस अपराध की पुष्टि होती है। शरद, हमारे पास में एक पुख्ता सबूत है, ये कॉल रिकॉर्ड। इन 5 के मोबाइल 31 जुलाई और 22 अगस्त दोनों वारदात के वक्त भक्ति मिल में एक्टिव थे।
उस दौरान इनकी लगातार आपस में बातचीत हो रही थी और ये तो और दोनों विक्टिम और उनके साथियों के भी फोन इस कंपाउंड के अंदर एक्टिव थे उस वक्त। सर, इन सारे अपराधियों की बैठक भक्ति मिल में होती। ये लोग भक्ति मिल से आने जाने वाली लड़कियों को अपना टारगेट बनाते। सर, लेकिन कई लड़कियों ने इस बात की कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई। यही तो मुश्किल है शरद, ऐसे हालात में अक्सर लड़कियां डर जाती हैं। स्नेहा भी डर गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। जर्नलिस्ट ने हिम्मत की और रिजल्ट था। जिस हैवानियत और प्री प्लानिंग के साथ में जुर्म को अंजाम दिया गया है, ऐसे दरिंदों को तो सिर्फ सजा नहीं होनी चाहिए, इन्हें सूली पे लटका देनी चाहिए। हमारी तो पूरी तैयारी है और कोर्ट के फैसले पे हमें पूरा भरोसा है। दोनों ही बलात्कार के केसेस इंतहाई नाजुक थे। सभी अपराधियों को पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि न जाने और कितनी जिंदगियां खतरे में थी। पुलिस ने कमर कस ली थी और दिन रात काम में जुट गई थी। सारी मशीनरी हरकत में आ गई थी। जागरूक नागरिकों ने हिम्मत का प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मिलती इंफॉर्मेशन से सिर्फ 3 दिनों में पुलिस ने सभी मुजरिमों को धर दबोचा। बलात्कार करता है, बलात्कार करेगा तो बलात्कार करेगा तो बात है। रेप करने का शौक है, रेप करने का। स्नेहा के साथ हुए जघन्य अपराध में कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट के मामले को भी मेनली इसी केस से जोड़कर देखा गया, हालांकि उसकी सुनवाई अलग से हुई। फोटो जर्नलिस्ट मामले में स्नेहा के केस का संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने आरोपी आमिर, वजीर और पंकज को रिपीट ऑफेंडर्स यानी कि एक ही अपराध को बार बार करने वाला मानकर महिला अपराध से जुड़े नए कानून आईपीसी की धारा 376E के तहत मौत की सजा सुनाई। यह अपने आप में एक अप्रत्याशित फैसला था। नए कानून के तहत देश में दिया गया ये पहला जजमेंट था। और वहीं दूसरी तरफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों नाबालिग आरोपियों सनी और टिल्लू को बाल अपराध से जुड़ी सबसे ज्यादा 3 साल की सजा दी। इस केस से जुड़े सभी अपराधी 5 दिनों के अंदर पकड़े गए और केस की चार्जशीट अपराध के 57 दिनों के अंदर कोर्ट में फाइल कर दी गई। इस केस में समाज की भूमिका भी काफी सराहनीय रही। यहाँ पुलिस को खबर उनके खबरियों से ज्यादा पब्लिक से मिली और स्नेहा जोशी और फोटो जर्नलिस्ट के अदम्य साहस को भी क्राइम पेट्रोल सलाम करता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। दिव्या, तुम आ रही हो तो चलो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, आ रही हूँ, बस 1 मिनट। बड़े शहर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुरक्षा के इंतजाम, लेकिन फिर भी क्राइम शहरों पर हर पल डर के साए की तरह मंडराता रहता है। बंद दरवाजों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। आपकी एक छोटी सी गलती या लापरवाही जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती है। यहाँ इस केस में एक माँ कुछ देर के लिए अपने ही घर में बंद दरवाजों के पीछे को अकेले छोड़कर गई और उन्हीं चंद मिनटों में उस बच्ची को अगवा कर लिया गया। एक मासूम को इस तरह से अपहरण करने के पीछे आखिर अपराधी का मकसद क्या था और वो अपराधी कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक माँ को उसकी मासूम बच्ची वापस मिल पाएगी? क्या तूने नहीं देखा? आंखें बंद करके खड़ा रहता है क्या यहाँ पर? हम सच कह रहे हैं मैडम, हमने नहीं देखा। कोई नहीं लेके गया आपकी बच्ची को यहाँ से। इस बिल्डिंग में आने जाने का यही रास्ता है ना? तू भी मेरी बच्ची को लेके गया होगा, वो यहीं से लेके गया होगा। बोल ना, कौन लेके गया मेरी बच्ची को? बोल। क्या हुआ भाभी जी, क्यों शोर बजा रही हो? मेरी बच्ची पता नहीं कैसे गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? ये यहाँ नौकरी करता है या घड़ों की सोता रहता है यहाँ पर? मैंने आप लोगों से कितनी बार इसके खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो आप देखिएगा बस अब। दिव्या प्लीज शांत है, दिव्या प्लीज, अरे नहीं दिव्या प्लीज। आपकी बच्ची की कोई फोटो है आपके पास? सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए सर। वो सिर्फ 6 महीने की और उसे बुखार भी है सर।
इस फोटो को सारे थानों और खबरों में सर्कुलेट करवाओ। चारों तरफ नाकाबंदी लगवाओ और हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक करवाओ। जो भी बच्ची लेकर गया है ज्यादा दूर नहीं गया होगा। दिव्या, आले पानी पी। अब बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या? सर वो मेरी बच्ची को बहुत बुखार था सर, और उसकी दवाई भी खत्म हो गई थी, तो मैं सुयश सुनो ना, खुशी का बुखार ही नहीं उतर रहा है और उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो गई। तुम पहले जाके दवाई ला के दो प्लीज। दिव्या मुझे लेट हो रहा है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम जाके लेके आओ ना प्लीज। अरे मैं खुशी को बाहर बुखार में कैसे लेके जाऊंगी, और इसीलिए मैं शॉप पर भी नहीं जा रही हूँ। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ मेडिकल चलो, मैं तुम्हें दवाई लेके दे देता हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? खुशी को बुखार में कैसे लेकर जा सकती हूँ मैं? और तुम जानते हो ना इतनी मुश्किल से सोई है वो, कब से रो रही थी। दिव्या खुशी सो रही है ना, वो आधे घंटे के पहले उठने वाली है नहीं, और मैं तुम्हें मेडिकल में से 15 मिनट में दवाई लेके यहाँ पे छोड़ दूंगा। चलो। हाँ धर्मेश भाई, हाँ 25 मिनट में पहुंचू छू ना। जल्दी चलो सुयश, खुशी अकेली है। डोंट वरी, 15 मिनट में वापस घर छोड़ दूंगा तुम्हें। आपको केमिस्ट की दुकान से दवाई लाने में 10-15 मिनट लगे होंगे। जी सर। इतने कम टाइम में अलमारी का ताला खोलकर जेवर चुराना और साथ में बच्ची को भी ले जाना, आपने ठीक से चेक किया क्या क्या चोरी हुआ है? देखिए सर, मुझे ये जेवर और पैसे की कोई चिंता नहीं है सर, मुझे बस मेरी बच्ची की चिंता है सर। मेरी बच्ची मुझे ला दीजिए सर। देखिए, जो आपकी बच्ची को लेकर गया है वो जेवर भी लेकर गया है। अगर आपके पास जेवरों की कोई डिटेल है या कोई फोटो है तो वो दीजिए, उसके जरिए भी हम क्रिमिनल्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, बाहर के दोनों दरवाजों का ताला खोलना, उसके बाद ये अलमारी का ताला खोलना, अलमारी का ताला खोलकर जेवर चुराना और बच्ची को ले जाना 10-15 मिनट में कैसे पॉसिबल है? नहीं सर, 10 मिनट में इन्होंने मुझे दवाई लेकर छोड़ दिया था, लेकिन मैं बिल्डिंग की तरफ जब तेजी से दौड़ी तो उसके बाद लिफ्ट में ही अटक गई थी। हेलो वॉचमैन, ये लिफ्ट कैसे रुक गई? मैडम हमें नहीं पता। तो पता करो ना क्या हुआ है। ठीक है मैडम, देखता हूँ। हेलो, कितना टाइम और लगेगा? बार बार का यही नाटक है, रोज बिल्डिंग में कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। जल्दी करो, मेरी बच्ची अकेली है। मैडम आप बार बार फोन करोगे तो भाग के आना पड़ता है। आप थोड़ी देर फोन मत कीजिए, हम लिफ्ट ठीक करते हैं। सब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे अपनी बच्ची को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सर दोनों दरवाजों पे फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है, चाबी से दरवाजा खोला गया है। आप अपनी चाबी किसी के पास रखती हैं? कोई पड़ोसी या फिर कोई काम वाली? नहीं सर, हमने आज तक हमारे घर की चाबी किसी को भी नहीं दी। सर फिर ऐसे तो डुप्लीकेट चाबी बनाना आसान नहीं है। जरूरी नहीं है कि चाबी से ही चाबी बनाई गई हो सकता है कि ताले से भी बनाई गई हो। सर ये देखिए, मेटल पाउडर है। मतलब नकली चाबी बनाने का काम हाल फिलहाल में ही हुआ है और जल्दबाजी में कचरा यहाँ फेंक कर भागे होंगे, इसलिए मेटल पाउडर साफ भी नहीं हो पाया। सर ऊपर टेरेस है, ये टॉप फ्लोर है। चलो आजू बाजू का चेक करा। सर काय नाही सापडलं। टेरेस का दरवाजा खुला हुआ है, हो सकता है कि जिसने बच्ची को चुराया हो वो यहाँ आकर छुप गया हो, इसीलिए वॉचमैन किसी को देख नहीं पाया और हमारे आने के पहले मौका देखकर भाग गया हो।
सर पिछले 9 महीनों में टॉप फ्लोर के ही फ्लैट्स में ऐसी चोरियां हुई हैं और वो सब इसी एरिया में हुई हैं। सर जहाँ जहाँ चोरियां हुई वहाँ पर डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया गया और चोरियां भी उस वक्त हुई जब घर पे कोई नहीं था। जब लोग घर पर रिटर्न आते हैं तब पता चलता है कि घर पे चोरी हुई है। लेकिन माने ऐसा पहली बार हुआ है कि सामान के साथ साथ बच्चे को भी चुराया गया। टेरेस का दरवाजा हमेशा खुला रखते हो? हाँ साहब। क्यों? चोरों की मदद करने के लिए? अरे नहीं साहब, हम उनकी मदद काहे को करूँगा। वो केबल वाले, इंटरनेट वाले और आजकल सबका डिस्क भी लगा रहता है ना साहब टेरेस पे, तो बार बार आते हैं, चाबी मांगते हैं, तो साहब इसीलिए खुला छोड़ देता हूँ। और ये लिफ्ट अचानक कैसे खराब हो गई? साहब लिफ्ट के मीटर रूम का फ्यूज उड़ गया था। देख, तेरी बात में अगर जरा सा भी झूठ मिला ना तो थाने ले जाकर तेरा फ्यूज उड़ा दूंगा मैं। साहब हम झूठ काहे को बोलूँगा आपको? दिव्या मैडम के जाने के बाद या उसके पहले किसी अनजान आदमी को तो आते देखा होगा बिल्डिंग में? साहब कुछ समय के लिए हम बाथरूम गया था, तब हुआ होगा, तो मैं बता नहीं सकता। तूने नहीं देखा, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरे ने तो रिकॉर्ड किया होगा कि कौन आया कौन गया। टीवी रूम का है? साहब 2 हफ्ते से सीसीटीवी कैमरा खराब है। सर हमने आसपास के 41 चाबी बनाने वालों को उठा लिया, उनके साथ पूछताछ की और उनके बयान को क्रॉस चेक भी किया, लेकिन दिव्या की बेटी खुशी के किडनैपिंग में और 7 चोरियों में इनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं है। मतलब हो सकता है कि कोई नया चाबी वाला हो? सर इन सभी चोरियों में 2 कॉमन कनेक्शन है। क्या? पहले तो ये कि चोर सिर्फ उसी फ्लैट को टारगेट किया करते थे जिस फ्लैट में सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक कोई नहीं रहा करता था, और यहाँ पर भी सुयश और दिव्या ये दोनों जन काम पर जाते थे और जाते वक्त खुशी को बेबी सिटिंग में छोड़ा करते थे। मतलब ये कि चोरों को मालूम था कि घर में कोई नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि खुशी की तबीयत खराब होने के कारण दिव्या काम पर नहीं गई है। हाँ, लेकिन उस वक्त दवाई लेने के लिए घर से बाहर गई थी, और हो सकता है चोर गहने जेवर वगैरह चुराने के लिए आए हों, लेकिन बच्चे को देखकर उठा कर ले गए। दूसरी कौन सी कॉमन बात है? सर जिन 7 जगहों पर चोरी हुई है उसमें से 2 जगहों पर दिव्या के बिल्डिंग का वॉचमैन ब्रिजेश ही काम पर था, और ये 8वीं चोरी हुई है जिसमें तीसरी बार वॉचमैन फिर से ब्रिजेश। ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। माने जरा उठा कर लाओ इस ब्रिजेश को। चलो खड़ा रहे यहाँ पर। बिल्डिंग पर नजर रखता है या वहां रहने वाले लोगों पर? हम समझे नहीं साहब। अच्छा, जिन 8 जगहों पर चोरियां हुई उनमें से 3 जगह तू वॉचमैन था और बाकी जगहों पर तेरे जान पहचान वाले लोग। अब समझ में आया? साहब हमने कुछ नहीं किया हो साहब, हम तो ईमानदारी से दाल रोटी खाने वाला आदमी हो साहब। जेल में भी दाल रोटी मिलती है, वहां की खाएगा या सच बताएगा? तीनों जगहों पर तू ही। चक्कर क्या है? साहब कोई भी चक्कर नहीं है साहब, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम जहां जाते वहीं चोरी हो जाती साहब। किस्मत नहीं, तेरा ना दिमाग खराब है, जो कि सही काम में नहीं सिर्फ गलत काम में लगता है। देख, एक बात तो पक्की है कि ये चोरियां किसी अकेले आदमी का काम नहीं है, पूरा का पूरा गैंग है। पहले घर की चाबी बनाई जाती है, और सीधे दरवाजे से चाबी बनना आसान काम नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन उसके बाद उसी घर में चोरी करना आसान हो जाता है जब वो घर खाली हो। तो अब तू अपना दिमाग खाली करेगा या फिर हम करवाएं? उगलेगा कुछ? गायकवाड़ सर, टेबल लेकर और डंडा भी लेकर। उल्टा लेटाकर जब तलवों पर फटके पड़ेंगे ना तो सब याद आ जाएगा। हो साहब, लेके आता हूँ। सब रुको ना साहब, सब रुको ना साहब, मार रहा बस साहब, हम सब सच बताते हैं साहब। बोल। साहब हमारे दो साथी है, वो चोरी करते हैं, हम उनकी मदद करता था साहब, लेकिन बच्चा वो लोगों ने चुराया ये हमें नहीं पता था साहब। उस दिन भी चोरी ही करनी थी। कौन है वो दोनों? किशोर और उसकी बीवी चंदा। जा रहे हैं मैडम? हाँ हाँ ठीक है। हाँ 2 टिकट करा लो। ठीक है। अच्छा रुक 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 चंदा रुक, मेरा एक आर्टिफिशियल हार था, मिल नहीं रहा है वो। हमको क्या पता मैडम? तुम ही तो आई थी भी काम करने के लिए, उसके बाद नहीं मिल रहा है। थैला दिखा।
दिखा दे रहा था ना। अरे अरे हाँ दिखा ना। अरे इसमें कुछ नहीं है मैडम। और पता चल जाएगा, रुक जा। अरे छोड़िए, 1 मिनट रुकना, देख लेते हैं। छोड़िए मेरा थैला। अरे इसमें कुछ नहीं है। ये क्या है? चोरनी कहीं की? तुझ पे इतना भरोसा किया, काम पे रखा और काम करते करते चोरी कर ली। रुक जा, तुझे मैं पुलिस के हवाले करती हूँ पहले तो। मैडम अब पुलिस को काहे फोन कर रही हैं? आपको आपका हार तो मिल गया है ना, तो पुलिस को फोन मत करिए ना। तो मैं तुझे ना पुलिस के हवाले करके ही छोड़ूंगी, रुक जा। अरे अरे कैसी बात करती है मैडम, 500 रुपये के चक्कर में पुलिस को फोन कर रही है। कल ही तो आप बोली थी कि हार किसी को दे देंगी, पुराना हो गया, इसीलिए तो हम उठा लिए। 500 रुपये में कौन सा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बताइए जरा। वाह क्या बात है, एक तो चोरी कर दी है, ऊपर से बदतमीजी कर रही है। चल अब निकल इस एरिया से, आज के बाद दिखी ना। ठीक है हम जा रहे हैं, और हमारे पास भी ना कोनो काम की कमी नहीं है। अरे हम तो छोटी मोटी चीजें उठाए थे। हाँ, कोई आएगी ना तो पूरा घर साफ कर देगी, तब आपको समझ में आएगा। चल जा रहे हैं। बदतमीज। लग गया। तुम में से किशोर कौन है? सारे छोड़ दो इनको। लेके जाइए साहब इनको, कोई काम धाम नहीं इनके पास, दिन भर इधर ही बैठे ताश खेला करते हैं। एक बच्चा भी नहीं संभाला जा सकता इनसे। लेके जाइए, जेल में ही ठीक रहेंगे ये। बच्चा कहाँ है? तलाशी लो घर की। ओके सर। ये बच्चा किसका है? साहब ये हमारा बच्चा है, कोनो चुराया उराया नहीं है। हमें 6 महीने की बच्ची की तलाश है। कहाँ है बच्ची? बोलो। हम नहीं जानते साहब, हम किसी 6 महीने की बच्ची को नहीं जानते। सर ये कुछ गहने मिले। ये गहने कहाँ से आए तुम्हारे पास? सर ये देखिए। एक्सपर्ट है तू तो। चाबी बनाने का सारा सामान तेरे घर से मिला है। दिव्या जोशी के घर की नकली चाबी भी तूने ही बनाई थी ना, और फिर चोरी करने के साथ साथ उसकी बच्ची को उठाकर ले गया। देख बहुत छोटी बच्ची है वो, जल्दी बता दे कहाँ है। कोई बच्चा नहीं चुराया है साहब, गरीब आदमी है, घरों में काम करते हैं, छोटी मोटी चीजें उठा लिया करते थे। हाँ ये बात है कि हम पति के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां भी कर लेते थे, लेकिन साहब बच्चा नहीं चुराए हैं, सच बोल रहे हैं। अच्छा बोले मैडम, ये गहने ये कोई छोटी चोरी नहीं है, और बच्चा चुराना इससे भी बड़ा क्राइम है। अब ये बताओ, 2 दिन पहले तुम्हारे पति के साथ तुम दिव्या जोशी के घर पे गई थी ना? कसम खा के कह रहे नहीं गए हम साहब। चल ठीक है, मान लिया कि तू दिव्या जोशी के घर नहीं गया, लेकिन बाकी 7 जगह तो चोरी की वारदात कबूलता है ना तू? हाँ? तो फिर ये बता कि उन 7 जगहों पर तूने चोरी कैसे की? क्योंकि जिसने भी दिव्या जोशी के घर पे चोरी की है उसने बिल्कुल तेरा तरीका इस्तेमाल किया है। टॉप फ्लोर पर चोरी हुई है और नकली चाबी बनाकर हुई है। साहब हम मानते हैं कि हम भी उसी तरीके से चोरी करते थे। हाँ साहब, वो ब्रजेश है ना साहब, वॉचमैन है, वो हमारा दोस्त है, पार्टनर है हमारा, वही हमें टॉप फ्लोर का खबर देता था कि वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो काम धंधे वाले थे। उसके बाद हम सोमवार से शुक्रवार के बीच 11 बजे के बाद हम वहाँ पर जाते थे चोरी करने के लिए। सब आजकल लोग 2 दरवाजे रखने लगे हैं, और नकली चाबी बनाने के लिए कम से कम 2 दिन तो लग ही जाते हैं ना। जिन 7 जगहों पर तूने चोरी की थी उनमें से सिर्फ 2 जगह ब्रिजेश वॉचमैन था, तो बाकी जगहों पर तेरे लिए टेरेस का दरवाजा छुपने के लिए कौन खोलता था? सब वो ब्रजेश के ही जान पहचान के लोग थे, वॉचमैन। तो किसी न किसी बहाने से वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता था और छत का दरवाज़ा खोल देता था। उसके बाद हम चाबी बनाने के बाद दिन तय करते थे कि किस दिन चोरी करनी है। साहब फिर हम दोनों बढ़िया कपड़े पहन के एकदम टिप टाप बन के अपने बच्चे को साथ लेकर बिल्डिंग के अंदर जाते थे, ताकि कौनो हम पे शक ना कर सके। अगर कोई हमको दिक्कत होती थी ना
तो ब्रिजेश वहां आ जाता था हमारी मदद करने के लिए। जल्दी फटाफट लपेट लो। अरे बहुत टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चलिए। जब तू बाकी 7 जगहों की चोरियां कबूल कर रहा है तो फिर दिव्या जोशी के घर की चोरी कबूल करने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ सब हम माई कसम खा के कहते हैं साहब, हमने बच्चा नहीं चुराया साहब। सब हमको पता है कि चोरी करने की सजा कम होती है, बच्चा को अगवा करने का सजा ज्यादा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी डर से कि बच्चा चोरी करने की सजा बहुत ज्यादा होती है तो दिव्या के घर की चोरी कबूल नहीं कर रहा है? अब तो हमने आपको सब कुछ सच सच बता दिया साहब, अब तो हमें हमारे बच्चे से मिलने दीजिए ना साहब। न जाने हमारा बच्चा कैसे हाल में होगा। बिल्कुल ठीक ठाक है वो, कुछ नहीं हुआ है उसे, एनजीओ वाले के पास है और फिलहाल तुम उससे मिल नहीं सकती। लेकिन साहब मेरा बच्चा साहब अगर तुम दिव्या जोशी के घर पे गई नहीं थी और उसकी बेटी को तुमने किडनैप नहीं किया है तो फिर वहां का वॉचमैन ब्रिजेश तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है? साहब ये एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। पिछली बार अपना हिस्सा लेने के लिए साहब ये हमसे बहुत झगड़ा था और जब हमने इसको हिस्सा नहीं दिया ना उसी का बदला निकाल रहा है ये, जानबूझ के हमको फंसा रहा है साहब ये। साहब फंस तो हम गए हो साहब, ये दोनों के साथ चोरी के केस में। साहब हम सच कह रहे साहब, उस दिन ये दोनों ही दिव्या मैडम के घर पे गए थे चोरी करने। अब ये गए थे तो साहब बच्चा भी इन्होंने चुराया होगा साहब। तू साले झूठ क्यों बोल रहा है? मार के काटूंगी समझे। सच सच बता, सच सच बता, तेरी वजह से हमारा बच्चा ही हमसे दूर है। साहब ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है साहब। हमारा यकीन कीजिए साहब, ये झूठ बोल रहा है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। ये जो ज्वेलरी चंदा और किशोर के घर से मिली है इनमें से एक भी पीस दिव्या जोशी के ज्वेलरी से मैच नहीं करती। हाँ लेकिन पहले जो चोरियां हुई हैं उनमें से काफी चीजें मैच करती हैं। हो सकता है इन लोगों ने दिव्या जोशी के घर से चुराए गहनों को पहले ठिकाने लगा दिया ताकि बच्चा चोरी का शक इन पर न जाए। माने इस चंदा और किशोर के कॉल डिटेल्स निकालो, अगर इन्होंने बच्चे को किसी को भी बेचा है तो उससे फोन पर जरूर बात की होगी। ओके सर। सर कॉल रिकॉर्ड्स। सर किशोर और चंदा इन दोनों के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स हमने चेक किए। उनमें से हमें कुछ नंबर ऐसे मिले जिनके साथ इन दोनों की लगातार बातें हुआ करती थी। सर पूछताछ के साथ साथ हमने इन सभी लोगों के घर की तलाशी ली लेकिन खुशी का कहीं पता नहीं चला। हाँ सर, लेकिन एक बात हमें ऐसे पता चली है, शायद उस बात से हमें कुछ मदद मिल सके। क्या? सर 10 महीने पहले किशोर एक IVF सेंटर के लिए काम किया करता था। स्पर्म डोनर, सरोगेटेड मदर अवेलेबल करने के लिए उसे कमीशन मिलता था। इसका मतलब किशोर ऐसे कपल्स को जानता था जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे और हो सकता है ऐसे ही किसी कपल को उसने दिव्या जोशी की बेटी को बेचा हो सकता है सर, इस बात का चांस है। किशोर जिस दौरान इस IVF सेंटर में काम करता था उस दौरान जितने भी कपल्स आए इलाज के लिए या फिर सिर्फ इंक्वायरी के लिए सबकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और ये IVF सेंटर में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ करो। जी सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। देखिए हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और क्या सिर्फ आप इसीलिए उस बच्ची को ढूंढना चाहते हैं? ठीक है। क्या हुआ? स्वार्थीपणाचा पण कळस असतो सर। दिव्या जोशी जिस सोसाइटी में रहती है उस सोसाइटी के सेक्रेटरी का फोन था। सर कह रहा था कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढिए, अगर उस लड़की को कुछ हो गया है, नहीं मिल रही है तो उनके सोसाइटी के फ्लैट के रेट गिर जाएंगे। क्या लोग होते हैं, बच्ची की जान से ज्यादा फ्लैट की कीमत की पड़ी हुई है। ये मेरी बच्ची है खुशी, 6 महीने की है। छोटे में बच्चे सब एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन इसके गाल पर एक बर्थ मार्क है। क्या हुआ? जो लोग हमारी बेटी को उठा के लेके गए, अगर वो लोगों ने ये वीडियो देख लिया और डर के मारे शायद हमारी बेटी के साथ, मुझे लगता है हमें एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं,
तुम एक काम करो, एक और वीडियो रिकॉर्ड करो और इस बार जो मैं बोलूँगी ना वो सोशल मीडिया पे डाल देना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास हमारी बच्ची है, हम वादा करते हैं हम पुलिस में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे और जो कोई भी हमारी बच्ची हमें वापस लाकर देगा हम उसे 2 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। पुलिस ने मासूम खुशी की तलाश के लिए दिन रात एक कर दिया। आईवीएफ सेंटर में काम करने वाले, वहां अपने इलाज के लिए आने वाले सभी लोगों की लिस्ट बनाई गई और उन सभी लोगों से पूछताछ की गई जिन पर शक हुआ और उनके घर वालों की भी तलाशी ली गई, लेकिन खुशी उनमें से किसी के पास नहीं थी। दिव्या जोशी और उसके पति सुयश ने अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन बच्चों से जुड़े ऐसे संवेदनशील मामलों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम बच्चे को वापस पाने की सारी उम्मीदों को खत्म कर सकता है। दिव्या, दिव्या, 40,000 से ज्यादा लोगों ने हमारा वीडियो देख लिया। तुम्हारा आइडिया काम आ रहा है। इसका मतलब हमारी खुशी मिल जाएगी ना? ऑफ कोर्स मिल जाएगी। देखता हूँ। सर आइए सर। खुशी मिल गई क्या? जी नहीं, अब तक तो नहीं मिली और आपने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। क्यों सर? ये जो आप लोगों ने वीडियो बनाया ना, अब ये वायरल हो गया है और इसे देखकर क्रिमिनल्स और अलर्ट हो जाएंगे और अगर डर के मारे उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं। आप लोगों को कम से कम हमें तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आई एम सॉरी सर। अभी तक बैठी रो रही, अभी रोना बंद कर और जा खाना बना, भूख लगी। अरे कैसे आदमी हो, तुमको जरा सा भी दुख नहीं है ना? और होगा भी क्यों, उस बच्ची से लगाव जो नहीं था। अरे क्या करते लगाव करके, क्या मिलता ये आंसू? अरे कैसे हो गए हो, तुमको अपने आंसू से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? लेकिन देखो, हमको हमारी बच्ची वापस चाहिए, हम उससे दूर नहीं रह सकते। हमारी एक बात कान खोल के सुन लो और समझ लो उसको अच्छे से। ना वो तुम्हारी बच्ची हो ना तुम उसकी माँ हो। तुम तीनों में से किसी एक की सजा कम हो सकती है। साहब वो कैसे साहब? तुम में से जो हमें सच बताएगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसकी सजा कम करवा दें, नहीं तो बच्चा चुराने के जुर्म में तुम तीनों लंबा अंदर जाओगे। साहब हम सच्ची तो बोल रहे हैं, ये दोनों ने तो बच्चा चुराया साहब। ये ब्रिजेश क्या पक रहे हो तुम्हारे? काहे फंसा रहे हो हम लोगों को? साहब हमें हमारे बच्चे से मिलवा दो साहब। बच्चे से मिलना है तो सच बोलो। साहब हम चुराए बच्चा साहब। ये चंदा कहाँ पक रही हो तुम? हम चुराए साहब। कहाँ पक रही हो तुम? कहाँ है दिव्या जोशी की बेटी? किसको बेचा उसे? सब हम बच्चा नहीं चुराए हैं साहब। सब हमको समझ में नहीं आ रहा है झूठ काहे बोल रही है। अरे चंदा तुम काहे झूठ बोल रही हो? चुप रहिए आप। साहब आप मेरी बात सुनिए, बच्चा हमने चुराया है और वो कहाँ है ये हम आपको तभी बताएंगे जब आप हमें हमारे बच्चे से मिलवा दोगे। सब आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास हमारी बच्ची है, हम वादा करते हैं हम पुलिस में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। भगवान ये क्या नया झमेला मेरे पीछे पड़ गया। वीडियो बग तू पूरी सुनाओ। खुशी है, इसके माँ ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उसने अपील की है कि उसके बच्चे को वापस लाके दे। ये देखो, ये वीडियो हर एक सोशल मीडिया पे जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास हमारी बच्ची है तो हम वादा करते हैं हम पुलिस में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम तो इस बच्ची को कहीं बाहर लेकर गए ही नहीं और हम दोनों के अलावा ये हमारे पास है किसी को नहीं पता। तो वेट लगने का कितने दिन ऐसे घर पे रखेंगे उसको? अहो आइका ना, एक काम करो, हमने जिस आदमी से उसको बोलो यहाँ पे आए और इस बच्चे को लेके चला जाए और हमारे पैसे भी वापस दे दे। हाँ हेलो। हाँ हेलो मैडम, मैं विमला बोल रही हूँ। देखिए मैडम, आप मुझे नहीं जानती,
लेकिन मैंने आपके बच्ची वाला वीडियो देखा है। हाँ, बोलिए क्या जानते हैं आप मेरी बच्ची के बारे में? जी, आपने जैसी बच्ची का फोटो जो वीडियो में दिखा है ना, वैसी बच्ची मैंने देखी है। कहाँ देखी थी? बोलिए। क्या हुआ, किसका फोन है? कोई औरत का फोन है, उसने हमारी खुशी को देखा। आप एड्रेस बताइए ना, हम वहीं आते हैं। जी, आप मेरा एड्रेस लिख लो। ठीक है ठीक है, हम वहीं पहुंचते हैं। बाबू, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बाबू। बाबू, कैसा है रे तू? खाना पीना खाया ना तूने ठीक से? बाबू, तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही थी बेटा। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, बाबू। चल अब बता, तू तो अपने बच्चे के साथ मिल चुकी, लेकिन अभी भी एक बच्ची ऐसी है जो अपने माँ से दूर है। बता, कहाँ है खुशी? किसे बेचा उसे? साहब, हम किसी बच्चे को नहीं बेचे हैं साहब, और ना ही हम किसी को चुराए हैं साहब। साहब, हम सच कह रहे हैं, हम वहाँ कभी गए नहीं थे साहब। लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुमने उस बच्ची को चुराया और भेज दिया, और अब ये कह रही हो? साहब, हम आपसे झूठ बोले थे ताकि आप हमें हमारे बच्चे से मिलने दें। पहले झूठ बोला था या आप झूठ बोल रही हो? हाँ, देखो, जैसे तुम अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी, वो औरत भी अपनी बच्ची के लिए तड़प रही है। उसके बारे में थोड़ा सोचा है कभी? साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने किसी को नहीं चुराया है, किसी को नहीं बेचा है साहब। साहब, हमें जाने दीजिए साहब, हमें जाने दीजिए। सुयश, मैंने ही फोन किया था आपको। आपने कहा था कि आपने हमारी बच्ची को देखा है, बताइए ना हमारी बच्ची कहाँ है? पहले मुझे कुछ पैसे दीजिए, फिर मैं बताऊंगी। अरे लेकिन देखिए, आप हमारे साथ चलिए, उसके बाद हम जितने पैसे कहेंगे ना उतने पैसे दे देंगे आप। नहीं, मैं नहीं आ सकती वहाँ। क्यों? ये सब सवाल करने का टाइम नहीं है अभी। आप मुझे पहले 50,000 रुपया दीजिए, फिर मैं आपको उनका एड्रेस। लेकिन दो नहीं पैसे, पैसे दो इन्हें, दो ना, मैं कह रही हूँ पैसे दो। ये लीजिए। हाँ, ये लीजिए एड्रेस। ठीक है, आप भी चलिए हमारे साथ। मैं वहाँ नहीं आ सकती। देखिए, आपकी बच्ची वहाँ पर ही है, मैं उनके यहाँ घर का काम करती हूँ। अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। अरे लेकिन आप, मैं यहीं पर हूँ, आपकी बच्ची मिलने के बाद बाकी का पैसा इधर लाके दो। अरे लेकिन ऐसे, चलो तुम चलो यहाँ से। सुयश, यही बिल्डिंग है। चलो। रुको, मैं देखता हूँ। मेरी बच्ची, खुशी, हमारी बेटी खुशी, खुशी, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची। सुनिए, आप हो कौन और ऐसे ही कहाँ घुसे जा रहे हो? मेरी बेटी खुशी यहाँ पे, यहाँ पे। अरे हम लोगों का एड्रेस यहाँ है, यहाँ का। अरे आप अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरी बच्ची को ला दो प्लीज, मेरी बच्ची है ये, मैं जानती हूँ। ओंकार, ये तो वही है ना जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए वीडियो निकाला है? हाँ, हम वही हैं। और मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि जिनके पास भी मेरे बच्चे होगी मैं उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो। ये देखो, आपकी बच्ची यहाँ पे नहीं है, चाहे तो आप घर की तलाशी लो। हाँ, देखिए, सच में आपकी बच्ची हमारे पास नहीं है। क्या? शायद किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। इस बच्ची को लो और हमारा पैसा वापस कर दो। अभी पैसा नहीं है हमारे पास, यही तो कहने आए थे आपसे। जब तक पैसे का इंतजाम नहीं होता तब तक बच्ची को अपने पास रखिए। इसका क्या मतलब है? पैसा नहीं है, मतलब नहीं है। देखो साहब, ऐसे केस में ना ये बच्चा बेच के वापस नहीं लिया जाता, समझे आप? ये रखो अपने पास। जगत भाई, हम संभाल नहीं पा रहे हैं इस बच्ची को, आप लेके जाओ। और पैसा? पैसे
बाद में दे देना। हमारे हाथों से दोनों चीजें भी चली गई, बच्ची भी और पैसे भी। आता तो क्या आपल्याला पैसे नाही देणार आहे? नाही दिलेत ना तरी चालतील। इस बच्ची के चक्कर में लंबे अंदर चले जाते, समझे तू? तुला काय झालं? 4 दिवस होती थी मुलगी आपल्यासोबत, अब वो चली गई है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोचो बेचारी उसकी सगी माँ पर क्या गुजर रही होगी। आओ ऐका ना, क्यों ना हम ये सब बातें पुलिस को बता दें ताकि वो बच्ची अपनी माँ के पास तो पहुंच जाएगी। तुला काय वेड लागले? पुलिस पूछेगी ये बच्ची आपके पास कहाँ से आई तो क्या बताएंगे? हमने बच्ची को खरीदा था। सुयश जी, सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी होते हैं। वो औरत आप दोनों को बेवकूफ बना गई। दोघांची नावं लिहून घ्या। आप जिस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, मैंने उसे आज देखा था। सर, अभी अभी एक आदमी का फोन आया था जिसकी बोरीवली के एमजी रोड पर जो IVF सेंटर है वहां पर काम करने वाले नरेश के साथ बच्चा खरीदने की डील हुई थी। नरेश के थ्रू जो आदमी बच्ची को लेकर वहां आया था वो बच्ची खुशी ही थी। उस आदमी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये नंबर दिया है। इस नंबर की डिटेल्स निकलो फौरन। ओके सर। बच्ची कहाँ है? वो लोग बच्ची देने से मना कर दिए हैं। आप उससे बोलते ना कि बच्ची हमें वापस चाहिए। बहुत समझाए पर वो तैयार ही नहीं हो रहा है। सच? हाँ। सुनिए, ये नरेश यहीं पे काम करता है ना? हाँ सर। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। हो रहा है सब। नरेश! नरेश रुक! कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो बच्ची? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम? नहीं मालूम। नहीं मालूम? ऐसे नहीं बोलेगा तू। डंडा ला डंडा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। वो जगत लेके आया था वो बच्ची को। कहाँ रहता है ये जगत? मेरे को नहीं मालूम साहब वो जगत कहाँ रहता है। सर, उस आदमी ने जो दूसरा नंबर हमें दिया था वो नंबर नरेश के अलावा चंदा, किशोर और ब्रिजेश, इन तीनों के कांटेक्ट में था। तुम तीनों में से जगत को कौन जानता है? साहब, जगत तो ब्रिजेश का जीजा है। हाँ साहब, तो ब्रिजेश ने तकरीबन 2 महीना पहले उसे हमारे पास भेजा था चाबी बनाना सीखने के लिए। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हम सही बोल रहे हैं साहब। ये दोनों मिलकर फिर से हमको फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। साहब, हम नहीं फंसा रहे। तुम कहे झूठ मत बोलो। तुमने भेजा था हमारे पास। साहब, हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। ये जगत के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके हिसाब से तेरी हर रोज बात होती थी उससे। साहब, हमको कुछ भी नहीं पता। हमारी बात का भरोसा कीजिए साहब। सीधे सीधे जगत का एड्रेस बता। अरे हुआ क्या है? घर की तलाशी लो, बच्चे यही मिलेगी। कौन सी बच्ची? सर, बच्ची यहाँ नहीं है। सर, बच्ची तो नहीं मिली, लेकिन ये कुछ गहने मिले। चल बैठ। तेरे साले ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। अब तू भी अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो तुम दोनों जीजा सालों की ऐसी हालत करूंगा ना। साहब, हम ही किए ये सब। हाँ हाँ साहब, हमें चुराया था बच्चा।
चाहे वो हम अस्पताल में काम करते थे साहब, हमारी नौकरी छूट गई तो फिर हमने चोरी करना शुरू कर दी। बिरजसुआ ही हमको आइडिया दिया था और हमको किशोर के पास भेजा था वो नकली चाबी कैसे बनाते हैं वो सीखने के लिए। साहब हम दोनों ही गए थे चोरी करने। जल्दी चलो सुयश, खुशी अकेली है। डोंट वरी, 15 मिनट में वापस घर छोड़ दूंगा तुम्हें। बच्ची देखो कितनी प्यारी है, अपने को बच्चा भी नहीं, अगर इसे साथ में लेके जाए तो। नहीं नहीं, जो काम करना है वो कर पहले, चल। हम देखते हैं। जल्दी अपना काम करके निकलो, मलकिन वापस आ गई है, हम उसको लिफ्ट में अटका रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हम अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करते थे। नरेश से हमारी जान पहचान थी। वो एक IVF सेंटर में काम करता था। बहुत बार हमसे बोला कि कोई बच्चा है तो हमको बताना, हमारे पास ग्राहक है। हम उसकी मदद से वो मनोज कुलकर्णी को वो बच्ची बेच दिए। तो बच्ची उसके पास है अभी? नहीं साहब, बच्ची उसके पास नहीं है। वो बच्ची हमको वापस दे दिए, तो फिर हम वो प्रकाश जी को देने के लिए गए। तो बच्ची अभी है कहाँ? बताना, कहाँ है बच्ची? कहाँ है? साहब हम बहुत डर गए थे साहब, तो हम बच्ची को लिंक रोड पे कचरा पेटी हम उसमें छोड़ दिए ले जाके। यहाँ आने जाने के 3 रास्ते हैं। आसपास की दुकान, ATM और जहाँ जहाँ पर CCTV लगा हुआ है सबकी फुटेज निकालो। उसी से पता चलेगा कि जगत सही बोल रहा है या नहीं कि वो बच्ची को यहाँ छोड़कर गया था। खुशी की तलाश में पुलिस ने आसपास के सभी CCTV कैमरास की फुटेज चेक की। CCTV विजुअल्स में जगत एक कपड़े में लपेटकर बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था और फिर दूसरे फुटेज में वो खाली हाथ दिख रहा था। जगत बच्ची को सड़क के पास छोड़ने की बात पर कायम था। पुलिस ने बच्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह नहीं पता चल पाया कि बच्ची को वहां से कौन ले गया। मैंने जो गलती की उसकी सजा मेरी बच्ची को भुगतनी पड़ी, लेकिन आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अपने बच्चे को इस तरह अकेले मत छोड़िएगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है और उनमें से ज्यादातर बच्चे आंकड़ों की इसी मिसिंग लिस्ट में बने रह जाते हैं, कभी अपने परिवार के साथ वापस नहीं मिल पाते। आज हॉस्पिटल से, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से और यहां तक कि घरों से भी नवजात बच्चे चुराए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बच्चों को खरीद कर माता पिता बनने की खुशी पाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि आपकी ये खरीदी हुई खुशी उस बच्चे के सगे माता पिता की जिंदगी को हमेशा के लिए दुख से भर देती है और इस तरह आप उस बच्चे के भी गुनहगार बन जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें